हेलो फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ सुनेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चैप्टर 12 CRI के बारे में विचार करने के लिए चीज़ें। दोस्तों, मैं पेन से इतनी गहरी दरार पड़ सकती है जितनी कि एक बंदूक से संभव नहीं है। डॉक्टर डिडले, अंकों का खेल। पिछले कुछ वर्षों में कंपनियों और उनके अकाउंटेंट ने किस हद तक विश्वास को धक्का दिया है, यहाँ तक कि ग्राहम को भी इस बात ने चौंका दिया होगा। स्टॉक विकल्पों के माध्यम से भारी मात्रा में मुआवजे से शीर्ष अधिकारियों ने सोचा कि वे केवल कुछ वर्षों के लिए अपनी कंपनी की कमाई में वृद्धि करके धनवान बन सकते हैं। इसी तरह से सैकड़ों कंपनियों ने विश्वास की भावना का उल्लंघन किया है। उन्होंने केवल पत्रों द्वारा ही नहीं बल्कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ भी छेड़छाड़ करके अपनी वित्तीय रिपोर्ट तक बदल रहे हैं और अपनी इस काली कमाई पर पर्दा डालने के लिए अस्पष्ट आचरण व ऊपरी दिखावे को बदलकर अपने रिजल्ट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते रहे हैं, जिसने कमाई के साथ साथ परिणामों की बदसूरती भी उत्पन्न की थी। आइए इनमें से कुछ अस्वाभाविक प्रथाओं को देखें। शायद कमाई करने की सनक को शांत करने के लिए आज तक की सबसे बड़ी और व्यापक गड़बड़ी अकाउंट में हेरफेर करके, जिसे प्रो फार्मा कहा जाता है, की गई थी। वॉल स्ट्रीट में एक पुरानी कहावत प्रचलित है कि हर बुरा विचार एक अच्छे विचार के रूप में शुरू होता है और प्रो फार्मा कमाई इससे अलग नहीं है। मूल बिंदु इस प्रवृत्ति से शॉर्ट टर्म डेविएशन के लिए या माना जाता है कि नॉन रिकरिंग घटनाओं को समायोजन करके कमाई के लॉन्ग टर्म ग्रोथ की एक तस्वीर प्रदान करना था। उदाहरण के लिए, यदि कोई अन्य फर्म जिसे उसने अभी अधिग्रहित किया था, जिसे वह उसे पूरे 12 महीने के लिए अपना हिस्सा बताकर एक प्रोफार्म प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकती है और उसके माध्यम से दिखा सकती है कि उसने पिछले वर्ष में क्या अर्जित किया होगा। लेकिन जैसा कि 1990 के शरारती शतक में यह सामने आया था कि कहानियां अच्छी तरह से अकेले किसी दूसरी कंपनी को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। जरा प्रोफार्मा के इन उदाहरणों को देखें। 30 सितंबर 1999 को समाप्त तिमाही में इन्फोसिस इंक ने अपनी प्रोफॉर्म आय अर्जित की, लेकिन उसने पसंदीदा स्टॉक लाभांश में 159.9 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं किया था। 31 अक्टूबर 2001 को समाप्त तिमाही में BEA सिस्टम्स इंक ने अपनी प्रोफॉर्म आय अर्जित की, लेकिन जैसे कि उसने अपने कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए गए स्टॉक विकल्पों पर पेरोल करों में भुगतान 173 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं किया था। 31 मार्च 2001 को समाप्त तिमाही में JDS यूनिपेज कॉर्प ने अपनी प्रोफार्मा आय को इस तरह पेश किया जैसे कि पेरोल करों में 4 मिलियन डॉलर का भुगतान न किया हो, व घटिया शेयरों में 7 मिलियन डॉलर का निवेश नहीं किया और इससे संबंधित 2.5 बिलियन डॉलर का विलय और सद्भावना के लिए उस पर चार्ज नहीं लगाया गया हो। संक्षेप में, प्रोफार्मा आय कंपनियों को यह दिखाने में सक्षम बनाती हैं कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया होगा। यदि उन्होंने यह नहीं दिखाया तो जितना कि उन्होंने बुरा काम किया हो। एक बुद्धिमान निवेशक के रूप में केवल एक चीज को आपको प्रोफार्मा आय के साथ करनी चाहिए, वह है उन्हें अनदेखा करना। रिकॉग्निशन की भूख। साल 2000 में दूरसंचार की दिग्गज कंपनी क्यू वेस्ट कम्युनिकेशंस इंटरनेशनल मजबूत दिख रही थी। इसके शेयर 5% से भी कम हो गए क्योंकि उस वर्ष शेयर बाजार में 9% से अधिक की गिरावट आई थी। लेकिन क्यू वेस्ट की वित्तीय रिपोर्टों में एक अजीब सा रहस्य उद्घाटन हुआ। 1999 के उत्तरार्ध में क्यू वेस्ट ने अपने टेलीफोन निर्देशिकाओं से राजस्व को पहचानने का फैसला किया। जैसे ही फोन की किताबें प्रकाशित हुई, भले ही किसी ने कभी भी येलो पेज का विज्ञापन निकाला हो, कई व्यवसाय मासिक किस्तों में उन विज्ञापनों के लिए भुगतान कर रहे थे। मंत्र यह था कि उस समय 1999 में लगने वाले लेखा सिद्धांत में परिवर्तन करों के बाद 240 मिलियन डॉलर की शुद्ध आय को हाइक करता था।
जो कि उस वर्ष अर्जित किए गए सभी पैसे का 5वां हिस्सा था। एक जलमग्न हिमखंड का मुकुट बनाने वाली बर्फ का एक छोटे हिस्से की तरह एग्रेसिव रेवेन्यू रिकॉग्निशन अक्सर खतरों का संकेत है जो गहरी और दौड़ती है। 2003 की शुरुआत में क्यूबेस्ट ने अपने पिछले वित्तीय वर्षों की समीक्षा करने के बाद कंपनी ने घोषणा की कि उसे उपकरण की बिक्री पर समय से पहले लाभ मिला था, जो भारी लोगों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की लागत को अनुचित रूप से दर्ज किया गया। अनुचित रूप से बुक की गई लागतें, जैसे कि वे खर्च के बजाय पूंजीगत संपत्ति थी व अन्य अनुचित व्यवहार था, जैसे परिसंपत्तियों का आदान प्रदान, मानो वे एक मुफ्त बिक्री कर रहे हो। सभी ने बताया 2000 और 2001 के लिए क्यूबेस्ट का राजस्व $2.2 बिलियन से अधिक हो गया था, जिससे पहले लेखा सिद्धांत में परिवर्तन से प्राप्त $80 मिलियन शामिल थे, जो अब उलट था। पूंजीगत अपराध कैपिटल ऑफेंसेस। साल 1990 के दशक के अंत में ग्लोबल क्रॉसिंग लिमिटेड की असीमित महत्वाकांक्षाएं थीं। बरमूडा आधारित कंपनी 1 लाख मील से अधिक के पहले एकीकृत वैश्विक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का निर्माण कर रही थी, जो मोटे तौर पर दुनिया के महानगरों के तल में बिछाई गई थी। दुनिया को तारों से जोड़ने के बाद ग्लोबल क्रॉसिंग अन्य संचार कंपनियों को अपने नेटवर्क के केबलों पर अपने डाटा को ले जाने का अधिकार बेचेंगी। अकेले 1998 में ग्लोबल क्रॉसिंग ने अपने ऑप्टिकल वेब के निर्माण के लिए $600 मिलियन से अधिक खर्च किए। उस वर्ष निर्माण बजट का लगभग 1/3 राजस्व के रूप में खर्च की गई क्षमता की लागत नामक खर्च के रूप में लिया गया था। अगर उस $178 मिलियन के खर्च को नहीं दिखाया जाता, जैसे कि ग्लोबल क्रॉसिंग ने $96 मिलियन के शुद्ध नुकसान की रिपोर्ट की थी, तो इसके बिना लगभग $82 मिलियन का लाभ दिखाना पड़ता। अगले वर्ष 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में एक दोषपूर्ण फुटनोट लिखा गया कि ग्लोबल क्रॉसिंग ने सेवा अनुबंध की शुरुआत की। कंपनी अब अपने निर्माण पर खर्च कर होने वाले राजस्व के लिए खर्च के रूप में अधिकांश निर्माण लागतों का शुल्क नहीं लेगी। इसके बजाय उन निर्माण लागतों का एक बड़ा हिस्सा अब एक ऑपरेटिंग व्यय के रूप में नहीं बल्कि एक पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाएगा, जिससे कंपनी की कुल संपत्ति में वृद्धि होगी, लेकिन इससे राजस्व में उसकी शुद्ध आय में कमी होगी। पूफ जादू की तरह एक लहर में ही ग्लोबल क्रॉसिंग की संपत्ति और उपकरण संपत्ति $575 मिलियन बढ़ गई, जबकि इसकी बिक्री की लागत में केवल $350 मिलियन की वृद्धि हुई थी। फिर भले ही कंपनी एक शराबी नाविक की तरह पैसा खर्च कर रही थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रबंधकों के लिए एक अच्छा उपकरण है जिसका उपयोग वे एक अच्छा, बड़ा और बेहतर व्यवसाय विकसित करने के लिए करते हैं। लेकिन निंदनीय लेखा नियम प्रबंधकों को कैपिटल एसेट्स में सामान्य ऑपरेटिंग खर्च को परिवर्तित करके रिपोर्ट किए गए लाभ को बढ़ाने की अनुमति देते हैं। जैसा कि ग्लोबल क्रॉसिंग मामले से पता चलता है, बुद्धिमान निवेशक को यह समझना सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या और क्यों एक कंपनी कैपिटलाइज करती है। एक इन्वेंट्री कहानी। सेमीकंडक्टर चिप्स के कई निर्माताओं की तरह माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक को 2000 के बाद बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा। वास्तव में माइक्रोन को इस मांग में डुबकी से इतनी मुश्किलों से मारा गया कि उसे अपने आविष्कारों के मूल्यों को लिखना शुरू करना पड़ा, क्योंकि ग्राहकों ने स्पष्ट रूप से कहा था उन्हें उन कीमतों पर नहीं चाहिए जो माइक्रोफोन बता रहे थे। मई 2001 को सप्ताह तिमाही में माइक्रोन ने अपने आविष्कारों के रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड किए गए मूल्य को $261 मिलियन से घटा दिया। अधिकांश निवेशकों ने इसकी व्याख्या ऑपरेशन की सामान्य या आवर्ती लागत के रूप में नहीं बल्कि एक असामान्य घटना के रूप में की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए। माइक्रोन ने अगली 6 फिस्कल क्वार्टर्स में से प्रत्येक में आगे इन्वेंट्री की बुकिंग की। क्या माइक्रोन की इन्वेंट्री का अवमूल्यन एक अपूरणीय घटना थी या यह एक पुरानी स्थिति बन गई थी? इस विशेष मामले पर उचित दिमाग अलग अलग सोच सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, बुद्धिमान निवेशक को हमेशा नॉन रिकरिंग लागतों के लिए गार्ड होना चाहिए।
जैसे कि एनर्जाइजर बन्नी बस चलते रहे, पेंशन के आयाम, तनाव की स्थिति। 2001 में SBC कम्युनिकेशंस INC, जो कि सिंगुलर वायरलेस, पैक्टेल और साउथर्न न्यू इंग्लैंड टेलीफोन के हितों का मालिक है, ने शुद्ध आय में $7.2 बिलियन की कमाई की, जो कि एक साल में खराब टेलीकॉम उद्योग के लिए एक खराब प्रदर्शन था। लेकिन यह लाभ केवल SBC के व्यवसाय से नहीं आया, पूरी तरह से $1.4 बिलियन का लाभ कंपनी की कुल आय का 13% SBC की पेंशन योजना से आया था। चूंकि SBC के पास पेंशन योजना में अधिक पैसा था, क्योंकि यह अनुमान था कि अपने कर्मचारियों के भविष्य के लाभों का भुगतान करना आवश्यक था, जो कंपनी को वर्तमान आय के अंतर का इलाज करने के लिए मिला था। यह अधिशेष के लिए एक सरल कारण 2001 में SBC ने पेंशन योजना के निवेशों पर 8.5% से 9.5% तक की कमाई की उम्मीद की दर बढ़ा दी। SBC ने नई उम्मीदों को यह बताते हुए समझाया कि 2001 को समाप्त हुए प्रत्येक 3 वर्षों में निवेश पर हमारा वास्तविक वर्षीय रिटर्न 10% से अधिक था। दूसरे शब्दों में, हमारे पिछले रिटर्न उच्च रहे हैं, इसलिए मान लें कि हमारा भविष्य का रिटर्न भी उच्च होगा। लेकिन यह न केवल तर्क के सबसे अल्प विकसित परीक्षणों को परिभाषित करता है, जैसे कि यह किया गया ब्याज दरें तुरंत ही गिरने लगी थीं, जो पेंशन पोर्टफोलियो के ब्रांड हिस्से पर भविष्य के रिटर्न को निराशा कर रही थीं। उसी वर्ष वास्तव में वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे ने अपनी पेंशन परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर 8.3% से घटाकर 6.5% कर दी थी। क्या SBC यह मानने में यथार्थवादी था कि उसके पेंशन फंड मैनेजर दुनिया के सबसे बड़े निवेशक को पछाड़ सकते हैं? शायद नहीं। 2001 में बर्कशायर हैथवे के पेंशन फंड में 9.8% की वृद्धि हुई, लेकिन SBC का पेंशन फंड 6.9% पर ही रह गया। यहाँ बुद्धिमान निवेशक के लिए कुल त्वरित विचार दिए गए हैं। क्या शुद्ध पेंशन लाभ कंपनी की शुद्ध आय का 5% से अधिक है? क्या योजनागत परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक दर उचित है? गुफा निवेशक, कुछ पॉइंटर्स आपको एक शेयर खरीदने से बचने में मदद करेंगे, जो एक अकाउंटिंग टाइम बम हो सकता है। लास्ट पेज से पढ़ना शुरू करें। जब आप किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों पर शोध करते हैं, तो अंतिम पृष्ठ से पढ़ना शुरू करें और धीरे धीरे सामने की ओर अपना काम करें। जो भी आप ढूंढना चाहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, उसे दफन कर दिया जाता है, जो ठीक भी है कि आपको पहले क्यों दिखाना चाहिए। नोट्स पढ़ें। वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के चरणों को पढ़े बिना कभी कोई स्टॉक ना खरीदें। आमतौर पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एक प्रमुख नोट बताता है कि कंपनी राजस्व को कैसे पहचानती है, आविष्कार को रिकॉर्ड करती है, किस्त या अनुबंध का बिक्री का इलाज करती है, अपनी विपणन लागतों को खर्च करती है और अपने व्यवसाय के अन्य प्रमुख पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य चरणों में ऋण स्टॉक विकल्प, ग्राहकों को ऋण नुकसान के खिलाफ भंडार और अन्य जोखिम कारक के बारे में खुलासे जानने के लिए इसे देखो, जो कमाई का एक बड़ा हिस्सा गंवा सकता है। इन चीजों को आपके एंटीना को सुगम बनाना चाहिए। उनमें पूंजीकृत और स्थगित जैसे तकनीकी शब्द हैं। पुनर्गठन और सादे अंग्रेजी शब्दों से संकेत मिलता है कि कंपनी ने अपनी लेखांकन प्रथाओं को बदल दिया है, जैसे शुरू, परिवर्तन और हालांकि उन शब्दों में से कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको आगे जांच करने की ज़रूरत है। कम से कम एक फर्म के वित्तीय वक्तव्यों में उन लोगों के साथ फुटनोट्स की तुलना करना सुनिश्चित करें कि एक करीबी प्रतियोगी हैं, और यह देखने के लिए भी कि आपकी कंपनी के अकाउंटेंट कितने आक्रामक हैं। और पढ़ो, यदि आप एक उद्यमी निवेशक हैं जो अपने पोर्टफोलियो में बहुत समय और ऊर्जा लगाने के लिए तैयार हैं, तो आप वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में अधिक जानने के लिए
इसे अपने आप पर निर्भर होते हैं। यह एकमात्र तरीका है कि आप इससे अपनी आय को कम कर सकते हैं। समय पर और विशिष्ट उदाहरणों से भरी 3 ठोस पुस्तकें, मार्टिन और फर्नांडो के वित्तीय विवरण विश्लेषण, चार्ल्स और यूजीन की वित्तीय संख्या खेल और हार्वर्ड स्लिट की वित्तीय सेनानी मेंस हैं।